दोस्तों आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो आज दोस्तों हम क्लास नौवीं की साइंस पढ़ रहे हैं। तो बच्चों हमने पहले कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। तो बच्चों आज हमको पढ़ना है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो बच्चों आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों तापमान का प्रभाव आखिर पड़ता कैसे है। बच्चों आपने देखा होगा कि आपने जनरली यह अनुभव किया होगा कि जब हमारे कपड़े हैं वह हम अगर बाहर छोड़ देते हैं या फिर उन्हें सुखाने के लिए रख देते हैं या बर्तनों में हम पानी रख देते हैं तो कुछ देर बाद दोस्तों हमारे बर्तनों में क्या होता है बच्चों कि पानी सूख जाता है एवं जो हमारे जो कपड़े होते हैं वे भी सूख जाते हैं। तो आखिर ये कैसे होता है बच्चों, आपने कभी सोचा है? तो बच्चों आइए पढ़ते हैं। अभी इस टॉपिक में हम बच्चों इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों पढ़ते हैं। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है एवं गतिज ऊर्जा की वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। बच्चों क्या होता है कि जैसे ये हमारा ठोस है। अब हम जैसे जानते हैं ठोस को हम जनरली क्या कहते हैं बच्चों, पदार्थ कहते हैं। और ये जो पदार्थ है वह किससे मिलकर बने हुए बच्चों, छोटे छोटे असंख्य कणों से मिलकर बने हुए हैं जिनके बीच में आकर्षण क्षमता, गुरुत्वाकर्षण की क्षमता जो है, विसरण क्षमता वो बहुत अधिक है। तो बच्चों क्या होता है, आकर्षण क्षमता बहुत अधिक होने के कारण ये क्या होते हैं, ना तो दबते हैं और ना ही जनरली ये क्या होते हैं दोस्तों, फैलते हैं। उन्हें हम ठोस कहते हैं। तो क्या होता है बच्चों, इन जब हम कणों को ऊर्जा देते हैं, क्या देते हैं बच्चों, तापमान के द्वारा ऊर्जा देते हैं, तो ये ऊर्जा कहाँ ट्रांसफर होती है बच्चों, इन कणों में होती है। और जब ये कण जब क्या होता है बच्चों, जब ये अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो ये भागने लगते हैं। मतलब क्या करने लगते हैं बच्चों, ये गति करने लगते हैं। इनमें इतनी ऊर्जा आ जाती है कि ये क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और गति करने को ही क्या कहते हैं बच्चों, गतिज ऊर्जा। ठीक है ना बच्चों, कणों के गति करने की शक्ति को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और उससे क्या होता है बच्चों, गति करने से क्या होता है, ये जो कण होते हैं ये आपस में टकराते हैं जिससे क्या होता है बच्चों, ऊर्जा भी निकलती है। ऊर्जा कैसे निकलती है बच्चों, तापमान के रूप में निकलती है। तो आइए बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर जाती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। बच्चों हम उदाहरण लेते हैं, जैसे ये एक बर्फ है बच्चों, हम इसमें तापमान देते हैं, ताप देते हैं, तो क्या होता है बच्चों, ये धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो आखिर पिघलता क्यों है बच्चों, ये कभी आपने सोचा है? क्या होता है बच्चों, जब ये तापमान दिया जाता है तो जो बर्फ के कण हैं बच्चों ये क्या करते हैं, इस तापमान से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और ऊर्जा ग्रहण ये इस स्तर पर कर लेते हैं कि ये एक अपनी आकर्षण क्षमता को, क्या बच्चों, आकर्षण क्षमता को ये क्या करते हैं, पार कर जाते हैं। आकर्षण क्षमता को जब ये पार कर जाते हैं तो ये क्या करने लगते हैं बच्चों, गति करने लगते हैं। तो गति करना ही उनका क्या कहलाता है बच्चों, जैसे जैसे ये गति करने लगते हैं वैसे वैसे बर्फ जो है वह दोस्तों ठोस से द्रव्य में परिवर्तन होने लगता है। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो कैसे गति करता है बच्चों, जब हम किसी भी पदार्थ को, जब हम क्या करते हैं दोस्तों बच्चों, जब हम तापमान देते हैं तो जो हमारा बर्फ है उसके अंदर के जो कण हैं वह उन तापमान को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है एवं अपनी एनर्जी को वह बढ़ा लेता है। और एक समय ऐसा आता है बच्चों कि जब एनर्जी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ये जो इनका आकर्षण बल है वह क्या हो जाता है बच्चों, टूट जाता है, जिसके कारण वो क्या करने लगते हैं, एक जगह से दूसरे जगह गति करने लगते हैं। जिससे यही गति कहलाता है दोस्तों, जब कण एक एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे तो वह, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह जो बर्फ है वह ठोस से द्रव्य में चेंज होने लगा है। तो बच्चों इतना आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव्य में परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों वही जो मैंने बताया कि एक अवस्था ऐसी आएगी कि वह ठोस से बर्फ में परिवर्तन होने लगता है। जिस तापमान पर ठोस जो है बच्चों पिघल का द्रव बनने लगता है उसे हम गलनांक कहते हैं। तो बच्चों गलनांक किसे कहते हैं, जब कोई ठोस क्या होता है बच्चों, द्रव्य में परिवर्तन होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, तो उस पॉइंट को या उस तापमान को हम क्या कहते हैं, गलनांक पॉइंट कहते हैं या गलनांक ताप कहते हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा कि जब कोई ठोस पिघलकर द्रव्य में चेंज होने लगता है, बनने लगता है, तो वह उसका गलनांक कहलाता है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है बर्फ का गलनांक जो होता है 273 केल्विन। तो बच्चों चलो हम केल्विन
और ये सबकी थोड़ी जानते हैं कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं। बच्चों आइए पढ़ते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है, एक डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एक क्या होता है बच्चों, फ़ारेनहाइट होता है और एक क्या होता है बच्चों, केल्विन होता है। तो बच्चों क्या होता है, जब ये डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये जब 0 से डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो इससे 273 डिग्री 273 जो है डिग्री बच्चों अधिक होता है क्या, केल्विन। मतलब क्या होता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। और अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने केल्विन, तो क्या होगा बच्चों, इसमें 1 + 273 मतलब 274 केल्विन। तो बच्चों आपको समझ में आ गया है। तो चलो बच्चों, आप मुझे एक क्वेश्चन कमेंट में करके बताना कि 5 डिग्री बराबर कितना केल्विन होगा। ठीक है बच्चों, 5 डिग्री बराबर कितना केल्विन होगा, ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों चलो हम फिर से लौटते हैं। ये हमने पढ़ लिया बच्चों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब बच्चों हम पढ़ते हैं कि क्या होता है बच्चों। अब आगे से आप लोग पढ़िएगा बच्चों। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया तापमान समान रहती है। हाँ, ये बच्चों आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब कोई ठोस, जैसे ये बर्फ है बच्चों, ये क्या होता है, पिघलना स्टार्ट करता है और बच्चों पिघलते हुए ये क्या बन जाता है, द्रव्य बन जाता है। और द्रव्य के बाद ये पिघलते पिघलते और क्या हो जाता है बच्चों, जब तापमान बढ़ता है तो ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो जब बच्चों यह ठोस से जब यह द्रव्य में चेंज होता है, तो जब तक यह ठोस की अवस्था थोड़ी सी भी चाहे रह जाए बच्चों, थोड़ी सी भी चाहे इसका इतना ही पार्ट क्यों ना रह जाए, उसका तापमान चेंज नहीं होता है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब तक यह ठोस जब पूरी तरह से द्रव्य में चेंज हो जाएगा तब उसका तापमान बढ़ना शुरू होगा। तो बच्चों, तो ये जो हम तापमान अभी इसको दे रहे हैं और इसका तापमान बढ़ भी नहीं रहा है, तो आखिर यह ऊष्मा जाती कहाँ है। तो बच्चों ये क्या होता है, कण के द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। किसी भी चीज की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है, कि जब हम किसी भी चीज को ताप दें लेकिन उसका तापमान ना बढ़े, वह उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। या एक और बच्चों परिभाषा है गुप्त ऊष्मा की, कि जब कोई ठोस द्रव्य में पूरी तरह से चेंज नहीं हो जाता, या फिर कोई ठोस जब द्रव्य में चेंज हो जाता है तो उसके 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज में जितनी ऊर्जा दी गई होती है वह उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मतलब दोस्तों कि जब ठोस हमारा द्रव्य में चेंज हो जाता है तो उसमें जितनी ऊर्जा खर्च की जाती है वह उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तो तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल की वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था की बदलने की इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। तो मतलब क्या होता है बच्चों, ठोस से जब यह द्रव्य में कोई चीज पानी चेंज होती है तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा का ट्रांसफर होता है। ऊष्मा का होता है बच्चों, ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर ऊष्मा चली जाती है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है बच्चों, कि जब हमारी क्या होता है बच्चों, कि जब हमारा ठोस जो होता है जब तक वह बर्फ में चेंज होता है तो उसकी पूरी तापमान की ऊर्जा कहाँ चली जाती है बच्चों, यह बर्फ के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी हुई रहती है, मतलब यह बर्फ में छुपी हुई होगी, हम ऐसा मान के चलते हैं। और वायुमंडलीय दबाव के 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो बच्चों प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, किसी भी चीज को, क्या बच्चों, किसी भी चीज के या फिर 1 kg ठोस को उसके गलनांक द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है। मतलब क्या होता है बच्चों, 1 kg जैसे हमारे पास क्या है बच्चों, बर्फ है
उसको अब हम द्रव्य में चेंज कर रहे हैं, तो द्रव्य में कैसे चेंज होगा, जब इसमें एक्स्ट्रा तापमान देंगे या एनर्जी देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, द्रव्य में। तो द्रव्य, तो इस अवस्था में आने के लिए जब बर्फ हमारा द्रव्य अवस्था में आ जाता है, तो वो क्या होता है बच्चों, जितनी हम ऊष्मा उसमें देते हैं, किसमें, बर्फ में, जिससे वह बर्फ बर्फ क्या होता है, द्रव्य में बदल जाता है, तो वह उतनी ऊष्मा क्या कहलाती है, हमारी प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो बच्चों इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। जब हम जल के ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी अधिक ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को छोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। तो बच्चों क्या होता है, जब हम द्रव्य को भी और अधिक ऊष्मा देते रहते हैं तो वह धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, जो द्रव्य के जो कण हैं वो और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और वे और इधर उधर भागने की प्रयास करने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि बच्चों की ये अपने आकर्षण बल के कारण, जैसे ठोस में क्या होता है बच्चों, आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। क्यों, क्योंकि उसमें ऊर्जा उतनी अधिक नहीं होती है। जब हम इतनी ऊर्जा उसको कण को दे देते हैं कि वह अपने आकर्षण बल को पार कर जाता है, तो वह क्या होता है बच्चों, गैस में परिवर्तित होने लगता है। मतलब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो किस पर कंट्रोल नहीं होता बच्चों, एक बार हम द्रव्य को क्या होता है बच्चों, बर्तन में रोक सकते हैं, लेकिन क्या हम गैस को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। तो वही क्या होता है बच्चों, आकर्षण बल जब पानी के कण प्राप्त कर लेते हैं या आकर्षण बल को तोड़ देते हैं, तो वह किस में चेंज हो जाना शुरू करते हैं, गैस में। तो बच्चों आप इसे ध्यान रखिएगा। और जिस पॉइंट में बच्चों तापमान जैसे 90 डिग्री सेल्सियस मान लो, 90 डिग्री सेल्सियस में पानी 100 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है बच्चों, पानी जो है गैस में चेंज हो जाना शुरू होता है। तो वही जो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है बेटा, वही जो पॉइंट कहलाता है वो क्या कहलाता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। क्या बच्चों, क्वथनांक कहलाता है। तो बच्चों आपसे उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो बच्चों यहाँ पे लिखकर हम समझाते हैं। देखो क्या होता है बच्चों, जैसे कि ये हमारा बर्फ है, हमने इसको ऊर्जा दिया, तापमान दिया, एनर्जी दिया, है ना। तो ये क्या करता है बच्चों, पूरी की पूरी तापमान का क्या करते हैं, कण ले लेते हैं, और कण धीरे धीरे क्या होते हैं, ये क्या होता है, भगना शुरू कर देते हैं एनर्जी के कारण। जब ये लोग भगना शुरू कर देते हैं तो जो दोस्तों ये क्या हो जाता है, फैलने लगता है। क्या होता है बच्चों, जब किसी भी चीज को एनर्जी दे दिया जाता है तो वो क्या करता है, भगना शुरू कर देता है। भगना शुरू करता है तो क्या होता है बच्चों, द्रव्य में चेंज होना शुरू कर देता है। और बच्चों ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, जब हम किसी भी चीज को ऊर्जा देते हैं लेकिन वह उसका तापमान नहीं बढ़ता है, जब तक उसका तापमान नहीं बढ़ता है ना, तो वह उसकी क्या कहलाती है, गुप्त ऊर्जा कहलाती है। गुप्त ऊर्जा कहलाती है क्योंकि उसने उस ऊर्जा को सोख लिया, गुप्त कर लिया, वह किसी को नहीं दिखाई दे रही है। और लेकिन जब क्या होता है बच्चों, जब यह द्रव्य में चेंज हो जाता है तो क्या होता है, जब किसी 1 केजी बर्फ को द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है वह उसकी कौन सी ऊर्जा कहलाती है बच्चों, वह उसकी प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या बच्चों, प्रसुप्त ऊष्मा ऊष्मा कहलाती है। अब बच्चों क्या होता है कि जब ये बर्फ जो होता है पहले द्रव्य में चेंज होता है, किसके कारण, प्रसुप्त ऊष्मा के द्वारा। किसके द्वारा था बच्चों, प्रसुप्त ऊष्मा के कारण। और जब इसको और अत्यधिक एनर्जी दे दी जाती है बच्चों, ठीक है ना, किसको, द्रव्य को और अधिक तापमान दे दिया जाता है, तो वो किस में चेंज हो जाने लगता है, वह धीरे धीरे गैसों के रूप में चेंज होने लगता है। क्या बच्चों, गैस। तो यह गैस कैसे बनता है बच्चों, जब ये द्रव्य के जो कण होंगे वो और अधिक भगना शुरू करेंगे और ये यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे आकर्षण बल को तोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है बच्चों, उस पॉइंट पे, वह कौन सा पॉइंट कहलाता है, क्वथनांक का पॉइंट कहलाता है। क्वथनांक, जिसमें द्रव्य जो है गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। और बच्चों अंततः हमें क्या होता है बच्चों, इतने आकर्षण बल जब ये लोग तोड़ देते हैं कण, तो किस में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, गैस में। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, गलनांक मतलब क्या हुआ बच्चों, जो बर्फ से जब द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है
जब उसमें एक बर्फ थोड़ा सा पानी रिलीज करने लगता है या फिर छोड़ने लगता है, पानी में परिवर्तित होने शुरू हो जाता है, तो वह उसका क्या पॉइंट कहलाता है? गलनांक पॉइंट। एवं जब द्रव्य जो होता है बच्चों गैस में परिवर्तित शुरू हो जाता है, तो क्या वह पॉइंट कौन सा कहलाता है? क्वथनांक का पॉइंट कहलाता है। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको प्रसुप्त ऊष्मा, गलनांक व क्वथनांक आपको समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, क्या बच्चों? जब हम जल को ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करना शुरू कर देते हैं। तो हम यहां तक पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव्य के सभी कणों की इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वह वाष्प में बदल जाते हैं। तो वही बताया मैंने दोस्तों कि क्या होता है बच्चों, जब द्रव्य जो होता है वह जब गैस में शुरू हो जाता है परिवर्तन होना, तो वह जो पॉइंट कहलाता है बच्चों जिसमें द्रव्य क्या है गैस में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, तो वही उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्वथनांक पॉइंट कहलाता है। और पानी के लिए क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में बच्चों क्या होता है? पानी जो होता है गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। चलो बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? तो बच्चों हाँ, हमने बताया, अभी जो हमने बताया वही है बच्चों। क्या है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। मतलब क्या होता है बच्चों, हम उतनी किसी भी द्रव्य को हम उतनी ऊर्जा दे दें कि वह किसमें गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, तो वह उसकी कौन सी ऊष्मा कहलाती है बच्चों? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम किसी भी चीज को तापमान देकर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर यह ठोस, ठोस से द्रव, द्रव्य से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव्य से में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बच्चों आप चारों तरफ देखिएगा और ये बताइए कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो डायरेक्ट ठोस से, क्या होता है बच्चों, ठोस से द्रव्य में ना परिवर्तित होकर वह डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या आपको लोगों को सोचने पर दिखा? नहीं दिखा? तो मैं बताता हूं बच्चों। वो उसका उदाहरण, अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों, वह है कपूर। कपूर में जब हम आग लगाते हैं बच्चों, तो कपूर पहले कैसे रहता है? ठोस अवस्था में रहता है। और जब हम आग उसमें लगा देते हैं, मतलब जब कपूर के कणों को जब हम ऊर्जा देना शुरू हो जाते हैं, कर देते हैं, तो वह द्रव्य में ना चेंज होकर डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं बच्चों? गैस में। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? यह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना बच्चों? क्या कहलाती है यह प्रक्रिया? ऊर्ध्वपातन की अवस्था कहलाती है। एक बार और समझ लेते हैं बच्चों। क्या होता है? जब कोई ठोस डायरेक्ट द्रव्य में ना चेंज होकर वह डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है? गैस में। तो वह प्रक्रिया कौन सी कहलाती है बच्चों? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। और उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है दोस्तों? कपूर। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम पढ़ते हैं। अब क्या होता है बच्चों? अब हम पढ़ते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो बच्चों दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है बच्चों? गैस सिलेंडर आपने देखा है ना बच्चों? क्या? गैस सिलेंडर, उसमें क्या भरी रहती है बच्चों? उसमें गैस भरी रहती है। लेकिन जब उसको हम हिलाते हैं तो वो किस रूप में हमको नजर आता है? द्रव्य रूप में महसूस होता है ना बच्चों? लेकिन आप तो कहते हैं कि उसमें तो गैस भरी है, तो उसमें गैस ना निकलकर द्रव्य कैसे निकलती है? बच्चों दाब, यही है दाब परिवर्तन का प्रभाव। समझ गए बच्चों? चलो आगे पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। क्या होता है बच्चों? जब कण जो होते हैं यह अत्यधिक पास पास में होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, तो वह ठोस कहलाता है। जब कण क्या होता है बच्चे, हिल भी नहीं पाते हैं, तो वह ठोस अवस्था कहलाती है। और जब द्रव्य की अवस्था कब आती है बच्चों? जब कण जो होते हैं
उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह खाली हो जाती है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, द्रव अवस्था। और जब क्या होता है बच्चों, गैसीय अवस्था क्या कहलाती है, जब जो कण होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, अपने आकर्षण बल को तोड़ देते हैं। क्या, आकर्षण बल को तोड़ देते हैं, तो वह किस में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, गैस में, ठीक है ना बच्चों, गैस में चेंज होने लगता है। अब ये बच्चों हम क्या करते हैं कि इसी ये जो गैस हमको मिली उसको हम इतना दबाव डालते हैं, इतना अधिक दबाव डालते हैं कि वह क्या होता है बच्चों कि इसके जो कण फैले हुए हैं वो पुनः एक संगठित रूप में आ जाते हैं। पुनः इनके बीच में जो खाली जगह भर गई थी, ये जो गैस बन गए थे, उनके खाली जगह को बंद करने के लिए क्या होता है बच्चों, उनको इतना दबाव देते हैं कि वह पुनः द्रव्य के रूप में चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों जो हमारे घर में जो गैस सिलेंडर आता है वह उसी का प्रभाव। देखिए बच्चों ये डायग्राम में क्या है, यह एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है, यहाँ पे गैस भरी हुई है। देखिए बच्चों यहाँ पे गैस के कणों के बीच में बहुत अधिक अंतर है। फिर क्या होता है बच्चों, हम पिस्टन को दबाते हैं। जब हम पिस्टन को दबाते हैं बच्चों तो इसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसके कण जो है और पास पास आ गए, और इसमें इतना अधिक दबाव डाल दिए कि ये सब के सब इतने पास आ गए कि वो किस में चेंज हो गए बच्चों, गैस जो होंगे वो द्रव्य में चेंज हो गए। तो बच्चों ये इसका मतलब क्या है कि जितना हम अधिक दबाव डालते जाएंगे गैस में वह द्रव्य रूप में एवं अंततः एक अवस्था ऐसी भी आएगी कि हमें वह ठोस रूप में भी प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों जो हमारा ठोस CO2 के बारे में क्या आप लोगों ने सुना है? चलो बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। दाब बढ़ने एवं तापमान घटने से, क्या बच्चों, दाब बढ़ने एवं तापमान घटने से गैस जो होते हैं द्रव्य में परिवर्तित हो जाती हैं। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। मतलब क्या होता है बच्चों, जो ठोस CO2 गैस को जब हम इतना अधिक दबाव डाल देते हैं, इसके ऊपर इतना बटहरा धर देते हैं कि वो क्या होता है बच्चों, इसके जो कण हैं वो और अधिक पास पास आ जाते हैं और ये फलतः द्रव्य के रूप में चेंज हो जाते हैं। क्या होता है बच्चों, द्रव्य के रूप में चेंज हो जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम, ठोस CO2। तो ठीक है बच्चों, ये आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा है बच्चों, ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, शुष्क बर्फ कहते हैं। तो बच्चों प्रश्न आएगा कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं बच्चों, ठोस CO2 को कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं बच्चों, शुष्क बर्फ कहते हैं। अब चलो बच्चों हम वाष्पीकरण पढ़ते हैं। क्या बच्चों पढ़ते हैं, वाष्पीकरण पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आप लोग अपनी किताब पर ध्यान दें, मैं पढ़ता हूं। तो क्या बच्चों, जब पदार्थ की अवस्था, इसको मिटा दें, जब पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है? चलो बच्चों इसको मैं समझाता हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों यहां पे समझते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि क्या हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे कोई उदाहरण देखते हैं जिससे क्या होता है, बिना क्वथनांक के पॉइंट में पहुंचे। मतलब जैसे ये हमारा द्रव्य है, वह जब हम गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है द्रव्य, तो वो जो पॉइंट कहलाता है बच्चों, जहां से द्रव्य जो गैस में बदलना शुरू हो जाता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। लेकिन बच्चों मैं कहता हूं कि मैं इसमें तापमान नहीं दूंगा, मैं इसमें तापमान नहीं दूंगा, जिससे इसके कण गर्म नहीं हो पाएंगे और ये गैस में चेंज नहीं होंगे। लेकिन बच्चों क्या होता है कि कुछ अवस्थाएं होती हैं जिनमें हम द्रव्य को डायरेक्ट गैस में चेंज कर सकते हैं बिना तापमान बढ़ाए। तो ऐसे कौन से उदाहरण है बच्चों, जैसे देखिए थाली में अगर हम थोड़ी सी पानी डाल दें और कुछ समय बाद हम आकर देखेंगे तो क्या उसमें पानी मिलेगा? नहीं बच्चों, क्योंकि वह गैस में परिवर्तित हो चुका होगा। ऐसा किस लिए होता है? दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक हम कपड़ा लेते हैं और उसे हम सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद बच्चों क्या होता है कि अगर हम सूर्य का प्रकाश में नहीं भी पड़ रहा हो लेकिन फिर भी वह सूख जाता है। क्यों बच्चों? और यहां पे पानी गायब हो जाता है, क्यों?
गैस में चेंज हो जाता है। क्यों? बिना तापमान बढ़ाए। वो ऐसा होता है बच्चों, इसमें 2-3 शर्तें होती हैं। तो चलिए हम उन शर्तों को अध्ययन करते हैं। तो पहला शर्त है बच्चों, पहले हम टिक लगा लें। हाँ, यहां से पढ़ते हैं बच्चों। कहां से? यहां से। आपने ध्यान दिया होगा से पढ़ते हैं बच्चों, आप अपने किताब पर ध्यान दें। इसमें पहला शर्त क्या कहता है बच्चों? सतह क्षेत्र बढ़ने पर, अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। क्या होता है बच्चों? वाष्पीकरण एक क्या है? सतही प्रक्रिया है। इसे आप ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या है? एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर, ध्यान रखना बच्चों, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़ा सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। दूसरा उदाहरण बच्चों अपने किताब में पढ़िए आप। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं। क्या होता है बच्चों, जब इतना पानी एक कंटेनर में भरा रहेगा ऊपर लेवल तक, तो इसके लिए सतह कितना है बच्चों? खाली कल मैं सतह पे नोट कर दूं, सतह इसका ये है, ठीक है बच्चों। लेकिन जब बच्चों क्या होता है कि थाली हमने ले लिया और इसका सतह इतना है, जितना ये पानी है उसमें बेटा हमने इसमें फैला दिया पानी को, तो क्या होता है बच्चों? सतही पृष्ठ क्षेत्रफल ये जो होता है बच्चों बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पानी जो होता है यह फैल जाता है, और पानी फैल जाता है तो उसको अधिक पृष्ठ मिल जाता है, जिसके कारण वह सूख जाता है। मतलब क्या है बच्चों कि सतह अधिक बढ़ने पर, सतह अधिक बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, सतह अधिक बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसी कारण क्या होता है बच्चों, जब हम गीला कपड़ा क्या करते हैं? फैला देते हैं रस्सी में। जब हम गीले कपड़ों को फैला देते हैं तो एक बाल्टी में अगर हम रखेंगे तो बच्चों क्या वो सूख जाएगा? नहीं। लेकिन जब हम उसको फैला देते हैं बच्चों तो क्या होता है? अगर सूर्य की किरणें नहीं भी हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों कि जो हमारी हवाएं चलती रहती हैं वो उसमें क्या करती हैं? टकराती रहती हैं। तो जो कपड़ों के कण हैं, टकराने के कारण उसमें क्या होता है बच्चों? वो टकराहट की जो एनर्जी है वह कणों में ट्रांसफर हो जाती है, चली जाती है, और वो कण जो है उस एनर्जी को लेकर क्या करते हैं बच्चों? कपड़ों को सुखा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कपड़ों को सुखा देते हैं। तो बच्चों आप इसे ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, एक देखिए उदाहरण है तीसरा वाला, आर्द्रता में कमी। क्या बच्चों? आर्द्रता में कमी वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को बढ़ा देता है। तो उसे देखिए बच्चों क्या होता है, जो ये हमारा समझ लीजिए हमारा ये वायुमंडल है, इसमें गैस है। तो क्या होता है बच्चों, जब इस गैस में जल वाष्प की मात्रा, क्या बच्चों? जल वाष्प की मात्रा जब इसमें अत्यधिक हो जाती है तो क्या होता है बच्चों कि यहां पे जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो हमें चिपचिपा जैसा महसूस होने लगता है। वह क्यों होता है बच्चों? जब चिपचिपा महसूस इसलिए होने लगता है क्योंकि जो हमारा पसीना है, क्या दोस्तों? पसीना बच्चों वह सूख नहीं पाता है। वह सूख क्यों नहीं पाता है? क्योंकि बच्चों जब वातावरण में पहले से ही पानी के कण मौजूद हैं तो वह सूखेगा कैसे? गर्मी के मौसम में क्यों हमें हल्का ठंडक महसूस होता है और बरसात के मौसम में बच्चों हमें क्यों उमस भरी गर्मी टाइप से लगती है? क्योंकि क्या होता है बच्चों, गर्मी के मौसम में जो भी हमारे शरीर से पानी निकलता है वह पानी कहाँ चली जाती है बच्चों? वह आसपास के वातावरण को सोख लेता है। क्या? आसपास के वातावरण की जो गर्मी होती है बच्चों उसको क्या करता है? पानी का कण जो होता है वह सोख लेता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों? हमें ठंडक महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। ठीक है ना बच्चों? तो अब यही जो वायुमंडल में ये जो जलवाष्प है बच्चों, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कणों को आर्द्रता कहते हैं। क्या? आर्द्रता। तो यही जो आर्द्रता है बच्चों यह गर्मी में बहुत ही कम मात्रा में वायुमंडल में होती है। मतलब आर्द्रता कह दिया मतलब मैंने क्या बच्चों कि वायुमंडल में आर्द्रता मतलब जल वाष्प की अत्यधिक मात्रा। और अगर आर्द्रता कम है तो क्या है बच्चों कि जल वाष्प की मात्रा कम है, जिसके कारण क्या है, जो हमारे शरीर का पानी है वह क्या करता है बच्चों? वायुमंडल के जो गर्मी है उसको सोख लेता है, और वायुमंडल की गर्मी को जब सोख लेता है तो पानी कैसा हो जाता है बच्चों? वो
हल्का ठंडा हो जाता है और इसीलिए हमें बच्चों गर्मी में भी ठंडक महसूस होती है। आपने देखा होगा बच्चों, जैसे एक ये गिलास है, इसमें हम बर्फ के टुकड़े डाल देते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद इस गिलास के चारों ओर क्या हो जाता है, पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। वो ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि क्या होता है बच्चों कि ये जो बर्फ के टुकड़े हैं वे अपनी ठंडक किस में ट्रांसफर करते हैं, गिलास में, और ये जो ग्लास के सतह है वह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के कारण क्या है बच्चों, जो ये अत्यधिक ठंडा होने के कारण क्या होता है बच्चों, जब वायु में, जैसे कि हम जानते हैं कि जलवाष्प के कण मौजूद होते हैं, तो ये जो जलवाष्प के कण जो हैं बच्चों, ये जब इसमें अत्यधिक गर्मी अभी है तो ये अभी किस रूप में है, जलवाष्प के कण गैस के रूप में। लेकिन जब ये ठंडक के संपर्क में आते हैं, शीतलता के प्रभाव में आते हैं, तो ये जो कण होते हैं बच्चों वह क्या हो जाते हैं, संपीड़ित हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है, ये बूंद के रूप में यहाँ पर नजर आ जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। मतलब क्या है बच्चों, जैसे एक कण है तो 10 कण मिलके क्या करते हैं, एक बूंद का रूप निर्धारित कर लेते हैं। किसके, इस सतह पर, किसके कारण, शीतलता के नियम के कारण। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको यह सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आपने यह सब चीजें समझ लिया होगा कि एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि वाष्पीकरण से को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक क्या है बच्चों, वाष्पीकरण को प्रभावित करने का पहला कारक क्या है बच्चों, सतही प्रक्रिया। सतही प्रक्रिया मतलब क्या बच्चों कि जितना अधिक हमारे पास सतह होगा, जितना बड़ा हमारे पास सतह होगा, हमारा पानी उतना ही जल्दी सूखेगा। अब दूसरा पढ़ते हैं बच्चों, कौन सा, तापमान। जितना अधिक बच्चों तापमान बढ़ेगा, कणों का तापमान बच्चों, कणों का तापमान जितना अधिक बढ़ेगा वह चीजें उतनी ही जल्दी सूखेंगी। अब तीसरा पढ़ते हैं बच्चों, तीसरा क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या हुआ बच्चों, वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा। क्या बच्चों, यह शुद्ध कह ले बच्चों कि वायुमंडल में उपस्थित पानी की मात्रा, पानी की मात्रा। लेकिन यह पानी किस रूप में होता है बच्चों, वाष्प के रूप में होता है। तो जितना अधिक वायुमंडल में वाष्प होगा, पानी होगा, उसकी आर्द्रता उतनी ही अधिक होगी। और जब आर्द्रता जितनी अधिक होगी तो बच्चों कपड़े उतने ही कम सूखेंगे, कपड़ा उतना ही कम सूखेगा। ठीक है ना बच्चों। तो आर्द्रता सबसे अधिक कब होती है बच्चों वायुमंडल में, जब पानी का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है। तो बरसात के मौसम में वायुमंडल में पानी की बूंदें अत्यधिक होती हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, हमें गर्मी महसूस होती है, जो कि अभी महसूस हो रही है, क्योंकि अभी पानी का मौसम है। पानी के मौसम में, बरसात के मौसम में जलवाष्प में पानी की मात्रा अत्यधिक होती है, जिसके कारण हमारे शरीर का पानी क्या होता है बच्चों, सूख नहीं पाता है। इससे हमें क्या होता है बच्चों, गर्म महसूस होता है एवं चिपचिपापन, जिसके हमारे शरीर का पसीना नहीं सूख पाता तो वही क्या होता है बच्चों, चिपचिपा बन जाता है और वही बदबू देना शुरू हो जाता है। तो मतलब आर्द्रता जितना अधिक रहेगा, कपड़े उतने कम सूखेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बच्चों अब हम पढ़ते हैं, अब हमने जैसे मैंने थोड़ी सी बता ही दिया था बच्चों, शीतलता। शीतलता किसे कहते हैं बच्चों, अब हम शीतलता के बारे में पढ़ते हैं। 1.5.2 खोलना बच्चों, पढ़ना शुरू करो। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। क्या बच्चों, अब हम यहां से पढ़ेंगे, खुले हुए बर्तन में द्रव्य में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास में पर्याप्त ऊर्जा को सोखने लग सकते हैं। देखो बच्चों क्या होता है कि जब हम बर्तन में द्रव्य को रख देते हैं तो क्या होता है, इसका जो वाष्प होता है बच्चों ये उड़ जाता है। अब ये जो कण होते हैं बच्चों, ये पुनः अपने ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये आसपास के जो वातावरण के जो कण हैं उनसे अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जब ये आसपास के ऊर्जा का अवशोषित करना शुरू कर देते हैं, यही शीतलता है। तो जैसे क्या होता है बच्चों कि जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है, जो जल की बूंदों के रूप में निकलता है, वह क्या करता है,
यह तो क्या रहता है बच्चों, ये तो हल्का ठंडा टाइप से रहता है, लेकिन जो आसपास का वातावरण है वो कैसा रहता है, गर्म रहता है। तो ये क्या करता है बच्चों, ये आसपास के जो गर्म चीज को क्या करता है, ये अब सोखना शुरू कर देता है जल की बूंद। तो जल की बूंद क्या करता है बच्चों, जब ये आसपास के जो गर्म जो कण हैं वह पानी के संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है बच्चों, ये धीरे धीरे उसका तापमान गिरना शुरू हो जाता है, ये जो कण है। तो उससे क्या होता है बच्चों, यही है शीतलता का नियम। मतलब ये कण भी क्या हो जाता है दोस्तों, ये भी हल्का ठंडा हो जाता है। यही है शीतलता का नियम बच्चों। तो गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए बच्चों, इसी के कारण पहनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चों, शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। शीतलता कैसे मिलती है बच्चों, जब हमारे शरीर का पसीना वायुमंडल में उपस्थित गर्म जलवाष्प से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, तो वह अत्यधिक शीतल हो जाता है। वाष्पीकरण के कारण क्या हो जाता है बच्चों, मतलब ये जो जल की बूंद है बच्चों, वह क्या हो जाती है, हल्की हल्की वाष्प के रूप में चेंज होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये फिर भी बच्चों क्या होती है, इस जल वाष्प के से ठंडी होती है। ये जो वाष्प जो है गैस में जो चेंज होना शुरू हो जाती है, पानी की बूंदें, वो क्या होती है बच्चों, अपने आसपास के वातावरण से ठंडी ही रहती हैं। इसलिए क्या होता है बच्चों, यही है शीतलता का नियम, जो कि हमें ठंडक महसूस करवाता है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये यूनिट जो है बच्चों धीरे धीरे खत्म होता है। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये कोष्टक में बच्चों दिया हुआ है, आप शुरू से पढ़ें। दोस्तों बच्चों क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने 5 अवस्थाएं बतलाई हैं पदार्थ की। क्या बच्चों, आप इसको बच्चों कोष्टक वाली चीजों को पढ़ो, है ना, मैं आपको आगे बताता हूं। देखो बच्चों, वैज्ञानिकों ने, पहले के वैज्ञानिक ने कितनी अवस्थाएं बताई थी बच्चों, 3 अवस्थाएं बताई थी। लेकिन अब के वैज्ञानिक इसको कितनी अवस्थाओं में मानते हैं बच्चों, पदार्थ को, कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। उसमें पहले तो हम क्या जानते थे बच्चों, एक ठोस जानते थे, एक द्रव्य जानते थे, और एक गैस जानते थे। लेकिन अब 2 अवस्थाएं और जुड़ गई हैं बच्चों। कौन कौन सी, एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। क्या बच्चों, बोस आइंस्टाइन, ठीक है बच्चों। और पश्चिमी जो है बच्चों वह कौन सी है, प्लाज्मा। तो बच्चों क्या आपने कभी प्लाज्मा को देखा है, चलो बच्चों मैं अभी आपको पढ़ाता हूं प्लाज्मा कैसा दिखता है। बच्चों आपने ट्यूबलाइट देखी होगी, ट्यूबलाइट में जब हम बिजली स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो वो चमकना क्यों शुरू हो जाता है, उसमें तो कोई फिलामेंट भी नहीं लगा रहता बच्चों। तो देखो बच्चों क्या होता है, इस ट्यूब के अंदर जो होती है वह आर्गन नियान ये गैसें भरी हुई होती हैं। ये आर्गन नियान जो गैसें होती हैं बच्चों, वह क्या करती हैं, तो बच्चों ट्यूबलाइट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आर्गन और नियान के कण होते हैं, जो कि क्या बच्चों प्लाज्मा पदार्थ अवस्थित, इसमें इसके अंदर क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा अवस्था होती है। क्या, इन गैसों में प्लाज्मा अवस्था होती है। और ये बच्चों प्लाज्मा अवस्था जो होता है वह चमकना शुरू करता है। लेकिन बच्चों जब तक आप इन कणों को ऊर्जा प्रदान नहीं करोगे, तब तक ये प्लाज्मा की अवस्था अपना प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो जब हम यहां से क्या होता है बच्चों, बिजली देते हैं, क्या, जब हम बिजली देते हैं तो बिजली क्या होती है बच्चों, यह तो एक प्रकार से एनर्जी ही है। तो जब यह एनर्जी क्या होता है इन कणों में, जब ये कण जो क्या होता है बच्चों, इस बिजली को या तापमान को अवशोषित कर लेते हैं, तो ये चमकना शुरू हो जाते हैं। अत्यधिक एनर्जी पाने के कारण गतिशील हो जाते हैं, और गतिशील होने के बाद ये क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं। और टकराने में क्या होता है बच्चों, ये प्लाज्मा जो होता है वह चमकना शुरू कर देता है। यही है बच्चों इसकी प्लाज्मा अवस्था। आपने पढ़ लिया दोस्तों, एक ठोस, द्रव, गैस, और यह प्लाज्मा अवस्था पढ़ लिया। अब एक अवस्था कौन सी है बच्चों हमारी, बोस आइंस्टीन अवस्था। बोस आइंस्टाइन अवस्था क्या कहलाती है बच्चों, कि इसे प्राप्त करने के लिए क्या होता है बच्चों, जब हम सामान्य वायु है, जैसे बच्चों सामान्य वायु है, इसका तापमान कितना है बच्चों, लगभग मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी हमारा तापमान, ठीक है वो बच्चों। इसके बाद क्या होता है कि इसके घनत्व, सामान्य वायु का जो घनत्व है 1 लाखवें भाग जितने
कम घनत्व वाली गैस, मतलब जैसे घनत्व इसका जो भी हो, जैसे बच्चों 5 है, लेकिन इसका अगर हम इसे 1,00,000वां भाग इसका कम, मतलब 5,00,000 भाग कम अगर इसका जो घनत्व होगा, क्या बच्चों, इसका 5,00,000 भाग जो कम घनत्व होगा, वह भाग क्या कहलाए, वह घनत्व में क्या होगा, पदार्थ जो हमारा होगा वह बोस आइंस्टाइन अवस्था शो करेगा। ठीक है ना बच्चों, कौन सा अवस्था शो करेगा वो, जब हम मान लो इसका घनत्व कितना है बच्चों, 5 है, तो जब इसका 5 का 1,00,000वां हिस्सा क्या होगा बच्चों, वह बहुत ही छोटा होगा, तो वह जब हम घनत्व में पहुंच जाएंगे, उस घनत्व में पहुंच जाएंगे, तो वह अवस्था कौन सी कहलाएगी बच्चों, पदार्थ की बोसान आइंस्टाइन अवस्था कहलाएगी। तो आप इसे जरूर ध्यान रखना बच्चों। तो बच्चों यह यूनिट हमारा खत्म होता है। आइए हमने अभी तक क्या क्या सीखा उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि द्रव्य के जो सूक्ष्म कण, जो द्रव्य जो होता है बच्चों, वह किससे मिलकर बना हुआ होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है। द्रव्य ही नहीं बच्चों, ठोस, गैस भी, सभी अवस्थाओं में क्या होता है बच्चे, जो कण जो होते हैं इनके सूक्ष्म कण होते हैं। ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। और हमने बच्चों हमने कितनी अवस्थाएं पढ़ी, शुरू में तो हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, लेकिन ओरिजिनली में कितनी अवस्थाएं हैं बच्चों, 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन से, ये ठोस, द्रव, गैस, चौथी कौन सी है बच्चों, प्लाज्मा। प्लाज्मा किस में होता है बच्चों, ट्यूबलाइट में। जब हम ट्यूबलाइट को क्या करते हैं, बिजली देते हैं, तो उसके कण क्या होते हैं बच्चों, प्लाज्मा की अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और पांचवा कौन सा बच्चों, बोस आइंस्टाइन अवस्था। पदार्थ की ये 5 अवस्थाएं हो गई। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है। हमारे आसपास तो 3 अवस्थाओं में ही है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कण में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। देखो बच्चों क्या होता है, ठोस के कण जो होते हैं उनमें इतना गैप नहीं होता है। गैप क्यों नहीं होता बच्चा, क्योंकि वो एक दूसरे को एकदम टाइट से पकड़े रहते हैं। ठीक है ना बच्चों, टाइट से पकड़े रहते हैं, जिससे उनके बीच में एक भी संधि नहीं होती है हवा भी गुजरने के लिए। इससे क्या होता है बच्चों कि यह ना तो दबते हैं और ना ही फैलते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि उनके बीच में गैप ही नहीं है, होल ही नहीं है, जिससे कि हम उन्हें दबा सकें। तो बच्चों क्या हुआ, ये ठोस हुआ। तो क्या हुआ बच्चों कि ठोस के कणों के बीच में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है बच्चों, ठोस में। चलो आगे पढ़ते हैं। द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। और गैस में आकर्षण बल कैसा होता है बच्चों, सबसे कम। सबसे कम किसमें आकर्षण बल, गैस में। और सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें बच्चों, ठोस में। और द्रव्य में क्या होता है बच्चों, मध्य आकर्षण बल होता है। क्या, मध्य आकर्षण बल होता है। आप इसे ध्यान रखना। तो बच्चों आप इनमें आपने क्या सीखा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अब हम थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लें। क्या, क्वथनांक, गलनांक, एवं एक और अवस्था हमने कौन सी पढ़ी थी दोस्तों, बच्चों बताएं जरा, ध्यान लगाएं बच्चों, थोड़ी ध्यान फोकस करके पढ़ें। क्या बच्चों, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। तो क्वथनांक का पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चों, जब हमारा द्रव्य जो होगा वह जब हमारा गैस में चेंज शुरू होता है, तो वह जो शुरुआती जो कण होता है, शुरुआती तापमान होता है जिसमें से द्रव जो होता है बच्चों गैस में बनना शुरू होता है, वह पॉइंट क्या कहलाता है, क्वथनांक पॉइंट। गलनांक पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों, जब कोई चीज गलने लगती है। तो गलती क्या है बच्चों, बर्फ। तो जब हमारी बर्फ जो है बच्चों, मतलब ठोस अवस्था से जब यह द्रव्य में परिवर्तित होना शुरू होता है, तो वह पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों, हमारा गलनांक पॉइंट कहलाता है। और ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है बच्चों, ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है, जब हमारा ठोस जो होता है बच्चों डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाता है, गैस में। इसका उदाहरण क्या है बच्चों, कपूर। तो आप कपूर को आज जला के देखिएगा बेटा, खरीद के आप
उसको जला के देखिएगा, वह ठोस अवस्था में रहता है और ठोस अवस्था से वह डायरेक्ट द्रव्य में चेंज ना होकर गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। तो बच्चों ये तीनों अवस्थाएं हो गई। आशा करता हूं कि ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक और पढ़ते हैं बच्चों, शीतलता। शीतलता, शीतलता किसे कहते हैं? जब क्या होता है बच्चों, जब हमारे वायुमंडल में विद्यमान जो जलवाष्प के कण हैं, क्या बच्चों, जलवाष्प के कण हैं, ये जलवाष्प के कण सबसे अधिक कब होते हैं बच्चों? बरसात के मौसम में। तो ये जो तो क्या होता है बच्चों, शीतलता का नियम क्या कहता है कि क्या होता है बच्चों, जब वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है बच्चों, जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण की जब प्रक्रिया होती है बच्चों, उसके दौरान क्या होता है कि जब कम हुई ऊर्जा, क्या होता है, वाष्पीकरण के कारण क्या होता है बच्चों, ये जो हमारे कण होते हैं ये अपनी ऊर्जा क्या होते हैं, छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, वाष्पीकरण में चेंज होने लगते हैं। लेकिन क्या होता है बच्चों, इन कणों को पुनः एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये एनर्जी कहां से लेते हैं बच्चों? ये एनर्जी लेते हैं कहां? वायुमंडल से। और वायुमंडल में क्या होता है बच्चों? वायुमंडल में हमारे गर्म कण रहते हैं। क्या? गर्मियों में हमारे कैसे रहते हैं? गर्म कण रहते हैं। और जब ये गर्म कण से क्या होता है बच्चों, ये क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर लेते हैं। आप जैसे कि जानते हैं बच्चों कि कोई भी चीज जो होगी, अगर हम एक बर्फ को रख दें और एक आग के गोले को रख दें तो क्या होगा बच्चों, वह जो हमारी आग का गोला है वह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएगा। या फिर कह दें बच्चों, अगर हम किसी भी चीज को गर्म करना बंद कर दें तो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो जब वह ठंडा होना शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, वह अपनी एनर्जी क्या करता है, बाहर की ओर कणों को दे देता है। लेकिन जब क्या होता है बच्चों, फिर एक स्थिति में क्या होता है कि जब यह हमारा शरीर में लगा हुआ पानी है, उसमें क्या होता है बच्चों कि वह वायुमंडल की जो कण हैं वो गर्म हो जाते हैं और हमारा जो शरीर से जो चिपका हुआ पानी रहता है वो क्या हो जाता है, ठंडा रहता है। तो वो क्या होता है बच्चों, ये जो ठंडा है, ठंडा ठंडा चीज क्या करता है, गर्म से एनर्जी लेना शुरू कर देता है। गर्म और एक ठंडा। तो शुरू में क्या होता है बच्चों, जब ये गर्म रहता है तो अपनी एनर्जी इसे दे देता है, और जब यह गर्म हो जाता है तो ये अपनी एनर्जी इसे देना शुरू कर देता है। तो यही क्या है बच्चों, शीतलता का नियम। तो एक चीज जब ठंडा रहेगा तो दूसरा चीज गर्म, और दूसरा चीज जब गर्म रहेगा तो ये चीज ठंडा रहेगा। तो जो चीज ठंडा हो जाता है वही है क्या बच्चों, शीतलता। यह तापमान ट्रांसफर क्यों होता रहता है बच्चों एक जगह से दूसरी जगह, शीतलता के नियम के कारण। तो आशा करता हूं बच्चों यह सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो बच्चों आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि सर ये मुझे चीज समझ में नहीं आई, तो मैं उसे दोबारा बता दूंगा। तो बच्चों ठीक है, चलता हूं, आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। चलो चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में। और बच्चों अब हम कल पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो बच्चों इसको थोड़ी सी पढ़ लेना, मैं आके आपको अच्छे से समझा दूंगा।